हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं सिद्धांत। हम सभी समाजशास्त्रियों द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है सामाजिक परिवर्तन का, उसी को समझ रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम पैरेटो द्वारा दिए गए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। देखिए, विल्फ्रेड पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसे हम अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ अलीस भी इसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग व्यवस्था में होने वाले चक्रीय परिवर्तन के आधार पर समझाया। देखिए, पैरेटो जी का मानना था कि प्रत्येक समाज में हमें दो वर्ग दिखाई देते हैं। एक तो उच्च वर्ग, जिसे हम अभिजात वर्ग भी कहते हैं, दूसरा निम्न वर्ग। ये दोनों वर्ग स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि इनमें परिवर्तन का चक्रीय क्रम पाया जाता है, ऐसा उनका मानना था। और निम्न वर्ग के व्यक्ति अपने गुणों और कुशलता में वृद्धि करके अभिजात वर्ग यानी कि उच्च वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। अभिजात वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के लोगों की कुशलता और योग्यता में धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरावट होती है, यानी उनका हास्य होता है और वे अपने गुणों को खो देते हैं और साथ ही भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार वे निम्न वर्ग की ओर बढ़ने लगते हैं। उच्च या अभिजात वर्ग में उनके रिक्त स्थान को भरने के लिए निम्न वर्ग के व्यक्ति बुद्धिमानी से चरित्रवान होकर कुशलवान और योग्य एवं साहसी होते हैं, जो कि जब रिक्त स्थान जब उच्च वर्ग में होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं, यानी कि ऊपर की ओर हो जाते हैं। इस प्रकार उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। इस चक्रीय गति के कारण सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन आ सकता है। हालांकि ये परिवर्तन एक चक्रीय गति में होता है, इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का चक्र यानी कि अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत कहते हैं पैरेटो जी। तो ये पैरेटो ने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का उल्लेख राजनीतिक, आर्थिक और दार्शनिक तीनों क्षेत्रों में किया है। तो अब हम जो पैरेटो जी द्वारा जो राजनीतिक, आर्थिक एवं दार्शनिक तीनों जो क्षेत्र बताए गए हैं उन्हें भी समझ लेते हैं। जैसे पहला है राजनीतिक क्षेत्र। इसमें क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में हमें दो प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं, ऐसा पैरेटो जी का मानना है। जिसमें पहला होता है शेर, दूसरा होता है लोमड़ियाँ। तो ये शेर लोगों का आदर्शवादी लक्ष्यों में दृढ़ विश्वास होता है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए वे शक्ति का सहारा लेते हैं। और शेर वे लोग हैं जो सत्ता में होते हैं। हालांकि शेर लोग शक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए समाज में भयंकर प्रतिक्रिया हो सकती है, इसीलिए वे कूटनीति का सहारा लेते हैं और शेर से अपने आप को लोमड़ी में बदल लेती हैं और साथ ही लोमड़ियों की तरह चालाकी से शासन चलाते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन निम्न वर्ग में भी कुछ लोमड़ियाँ होती हैं जो सत्ता को हथियाने के फिराक में होती हैं। एक समय ऐसा आता है कि उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता निम्न वर्ग की लोमड़ियों के हाथ में चली जाती है। ऐसी स्थिति में सत्ता परिवर्तन के कारण राजनीतिक व्यवस्था और संगठन में भी परिवर्तन आता है। पैरेटो का मानना है कि सभी समाज में शासन के लिए तर्क के स्थान पर शक्ति का प्रयोग होता है। शासन करने वाले लोगों में जब बल का प्रयोग करने की इच्छा व शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब वे शक्ति के स्थान पर लोमड़ियों की तरह चालाकी से काम लेते हैं। शासित वर्ग की लोमड़ियाँ उनसे अधिक चतुर होती हैं और इसीलिए वे उच्च वर्ग की लोमड़ियों से सत्ता छीन लेती हैं। इस तरह से जब शासक बदलते हैं और सत्ता परिवर्तन होती है तो समाज में भी परिवर्तन आता है। आर्थिक क्षेत्र में पैरेटो ने दो वर्ग यानी सट्टेबाज और निश्चित आय वर्ग का उल्लेख किया है। पहले वर्ग के लोगों की आय निश्चित होती है, यानी जो सट्टेबाज वर्ग है, कभी ये मतलब जो ये धन है कभी ज़्यादा भी कमा लेते हैं, यानी कि इस वर्ग के लोग अपनी बुद्धि द्वारा धन कमाते हैं, तो इस तरह से ये ज़्यादा भी कमा लेते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे वर्ग के आय होती हैं इनका भी निश्चित होता है आय। तो प्रथम वर्ग के लोग आविष्कार, उद्योगपति और कुशल व्यवसाय होते हैं, किंतु इस वर्ग के लोग अपनी हितों की रक्षा के लिए शक्ति और चालाकी का प्रयोग करते हैं और भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाते हैं। इस प्रकार उनका पतन हो जाता है और उनका स्थान दूसरे वर्ग के ऐसे लोग ले लेते हैं जो ईमानदार होते हैं। तो इस वर्ग में परिवर्तन के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन होता है, ऐसा पैरेटो जी ने बतलाया। अब हम उनके तीसरे क्षेत्र को भी देख लेते हैं, जो है आदर्शात्मक क्षेत्र। देखिए, आदर्शात्मक क्षेत्र में भी दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं, विश्वासवादी एवं अविश्वासवादी।
कभी समाज में विश्वासवादियों का प्रभुत्व होता है, तो कभी जब वे रूढ़िवादी हो जाते हैं तो उनका पतन हो जाता है और उनका स्थान दूसरे वर्ग के लोग ले लेते हैं। देखिए, इन सभी सिद्धांतों को देखते हुए अब इनके हम समालोचना भी देख लेते हैं। देखिए, पैरेटो ने अपनी चक्रीय सिद्धांत को व्यवस्थित और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया, फिर भी उन्होंने कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ रहे। यानी जो उन्होंने कारण बताए वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाए थे, जो वर्ग की स्थिति को परिवर्तित करते हैं। अब हम सोरोकिन का जो सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन को लेकर, उसे भी देख लेते हैं। देखिए, सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनामिक में सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने मार्कस, पैरेटो और वेबलिन के परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों की आलोचना की। उनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन उतार चढ़ाव के रूप में घड़ी यानी पेंडुलम की भांति एक स्थिति से दूसरी स्थिति के बीच होता रहता है। उन्होंने प्रमुख रूप से दो संस्कृतियों यानी भावात्मक और चेतनात्मक का उल्लेख किया। प्रत्येक समाज सांस्कृतिक इन दो धुरियों के बीच घूमता रहता है, यानी कि चेतनात्मकता से भावनात्मकता की ओर और भावनात्मकता से लेकर चेतनात्मकता की ओर, यानी ये आता जाता रहता है पेंडुलम की तरह। तो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाने के दौरान मध्य में एक स्थिति ऐसी भी होती है जिसमें वे चेतनात्मक एवं भावनात्मक संस्कृति का मिश्रण होता है। तो इसे सोरोकिन आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। तो अलग अलग संस्कृतियों के दौर से गुजरने पर समाज में भी परिवर्तन आता है। इन तीनों प्रकार के संस्कृतियों की विशेषताओं को हम समझेंगे जो सोरोकिन जी ने बताया है, यानी चेतनात्मक संस्कृति, भावनात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति के बारे में अब हम समझेंगे। कि चेतनात्मक संस्कृति को हम भौतिक संस्कृति भी कह सकते हैं। इस संस्कृति का संबंध मानव चेतना और इंद्रियों से होता है, यानी कि इसका ज्ञान हम देखकर, सूंघकर, छूकर कर सकते हैं। ऐसी संस्कृति में इंद्रियां आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति पर अधिक जोर देती हैं। जैसे कि इस संस्कृति में वैज्ञानिक आविष्कारों और प्रौद्योगिकी, भौतिक वस्तुओं, विलास की जो वस्तुएं हैं अधिक मतलब इनका महत्व इनको ज़्यादा दिया जाता है। इसमें धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा और ईश्वर इन सभी का अधिक महत्व नहीं होता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति और सामूहिक पक्ष भी चेतनात्मक संस्कृति के रंग में रंगे होते हैं। पश्चिमी समाज चेतनात्मक संस्कृति का उदाहरण है। अब हम दूसरा देख लेते हैं जो कि भावनात्मक संस्कृति है। देखिए, चेतनात्मक संस्कृति के बिल्कुल विपरीत होता है ये। इसका संबंध भावना, ईश्वर, धर्म, आत्मा, नैतिकता से होता है। ये संस्कृति आध्यात्मवादी संस्कृति कही जा सकती है। इसमें इंद्रियां सुख के स्थान पर अध्यात्म की उन्नति, मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति, इसमें ज़्यादा महत्व देती हैं। इन सभी को, सभी वस्तुओं को ईश्वर कृपा का फल माना जाता है। इसके अंतर्गत देखिए, विचार, आदर्श, कला, साहित्य, दर्शन और कानून सभी में धर्म और ईश्वर की प्रमुखता पाई जाती है। प्रथा और परंपरा पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत इस संस्कृति में प्रौद्योगिकी और विज्ञान पीछे नजर आती हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं जो है आदर्शात्मक संस्कृति। यह संस्कृति चेतनात्मक और भावनात्मक दोनों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसमें दोनों ही की विशेषता पाई जाती है। इसमें धर्म में भी विश्वास रखते हैं लोग, विज्ञान में भी, भौतिक और आध्यात्मिकता में भी, मतलब सुख की दोनों पहलुओं को लेकर चलते हैं, यानी एक संतुलन बनाए हुए होते हैं। सोरोकिन इस प्रकार की संस्कृति को ही उत्तम मानते हैं, इसीलिए वे इसे आदर्शात्मक संस्कृति कहते हैं। सोरोकिन जी का मानना है कि विश्व की सभी संस्कृतियाँ चेतनात्मकता से भावनात्मकता के झूले में झूलती रहती हैं। प्रत्येक संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर दोबारा दूसरे प्रकार की संस्कृति की ओर लौट जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि संस्कृति यह परिवर्तन क्यों होता है, यानी संस्कृति में जब ये परिवर्तन हो रहा है तो किस लिए हो रहा है। तो इसका कारण सोरोकिन ने प्राकृतिक नियम और संस्कृति के आंतरिक कारण को मानते हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए संस्कृति भी इसी नियम के कारण परिवर्तित होती है। इसके अलावा संस्कृति की आंतरिक परिस्थितियां भी उसमें परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए, सोरोकिन जी का कहना है कि 20वीं सदी के पश्चिम सभ्यता चेतनात्मक संस्कृति के चरम सीमा पर पहुंच गई।
अब वो दोबारा भावनात्मक संस्कृति की ओर लौट जाएगी। इसीलिए संस्कृति का समाज से घनिष्ठ संबंध होता है। जब संस्कृति में परिवर्तन होता है तो समाज में भी परिवर्तन होता है। सोरोकिन जी के द्वारा ये जो सिद्धांत दिया गया है, इसकी समालोचना भी देख लेते हैं। देखिए, सोरोकिन ने अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किया, फिर भी उसमें कई कमियां हैं। पहला ये है कि संस्कृति को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक पहुंचने में इतना लंबा समय लग जाता है कि इस आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को प्रकट करना मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस बात को सिद्ध करना संभव नहीं है कि सभी समाज एक प्रकार की संस्कृति से दूसरे प्रकार की संस्कृति के बीच परिवर्तन के दौर से गुजरते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि सोरोकिन सांस्कृतिक परिवर्तन के कारणों को भी स्पष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। ये कह देना कि परिवर्तन प्राकृतिक कारणों से होता है, एक वैज्ञानिकता के लिए ये पर्याप्त नहीं है। तो इस तरह से सोरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत की समालोचना की गई। तो आज के लिए बस इतना ही।